हेलो एवरीवन, हम लोगों ने पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म दोनों चैप्टर को पढ़ लिया है और उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने की बारी है। और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो 10th बोर्ड और स्कूल टेस्ट में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन करने के समय आप पहले आंसर को खुद से मन में गेस कीजिएगा कि ये आंसर होना चाहिए। उसके बाद मेरे आंसर से उसको मैच करने का कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हेन श्रीलंका बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, श्रीलंका कब आज़ाद देश बना। श्रीलंका एक छोटा सा देश है जो इंडिया के साउथ में है और इस नन्ही सी जान को भी अंग्रेज़ों ने नहीं छोड़ा। तो यह कब आज़ाद हुआ? तो हमारा सही जवाब ऑप्शन है 1949, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है 1950, थर्ड ऑप्शन है 1948 और फोर्थ ऑप्शन है 1951। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1948। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ श्रीलंकन पॉपुलेशन इज तमिल स्पीकिंग, कितनी प्रतिशत श्रीलंका की आबादी तमिल भाषा बोलती है। ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 18%, ऑप्शन डी है 16%। और हम लोगों ने पढ़ा था कि श्रीलंका में तमिल बोलने वालों की संख्या 18% है। इन 18% को हम लोगों ने दो भाग में डिवाइड कर रखा था, 13% और 5%। 13% कौन थे? जो नेटिव श्रीलंकन तमिल्स थे जो तमिल भाषा बोलते थे, और 5% इंडियन तमिल्स थे, वो इंडियन जो प्लांटेशन वर्कर के रूप में अंग्रेज़ों के द्वारा भारत से ले जाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक। जो ब्रुसेल्स है कैपिटल सिटी, किसकी कैपिटल सिटी? बेल्जियम की। बेल्जियम एक कंट्री है जहाँ की राजधानी ब्रुसेल्स है। ये बेल्जियम के कैपिटल सिटी में 80% भाषा बोलने वाली 80% आबादी किस भाषा को बोलती है? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी इंग्लिश। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए फ्रेंच भाषा। हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ स्पेशल केस है, एक स्पेशल फॉर्म का गवर्नमेंट किया गया था, अरेंजमेंट किया गया था, क्योंकि आबादी ही इस प्रकार से थी जो कि बाकी देश से अलग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% ऑफ द पीपल ऑफ ब्रुसेल्स स्पीक, ब्रुसेल्स की 20% आबादी जो थी है ना, वह कौन सी भाषा बोलती है? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी इटालियन। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए डच। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम शेयर्स बॉर्डर विथ फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड। कह रहा है बेल्जियम जो है वह अपनी सीमा किन किन देशों के साथ साझा करती है। तो पहला देश का नाम दे दिया फ्रांस, दूसरे का नाम दे दिया नीदरलैंड, तीसरे का नाम जर्मनी, और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वह देश है। तो हमारा ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है लग्जमबर्ग, ऑप्शन डी है इटली। और सही जवाब आपने सही सोचा, लग्जमबर्ग है ना, इसी के साथ वह अपनी बॉर्डर शेयर करती है इन देशों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। यह फेडरल डिवीजन ऑफ पावर का आंसर देने से पहले हम लोगों को दिमाग में फेडरलिज्म की डेफिनेशन को लाना होगा और तब हम इसका आंसर डिसाइड कर सकते हैं। फेडरलिज्म क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर्स एट डिफरेंट लेवल्स। पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, गवर्नमेंट प्रोविंशियल प्रांतीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। दूसरा ऑप्शन है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तीसरा ऑप्शन है अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और डी ऑप्शन है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो हमारा सही जवाब होगा कि फेडरल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है उसमें? ऑप्शन ए होगा गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन पावर इज शेयर्ड among different organs of government such as the legislature, executive, judiciary, such system is called। मतलब कह रहा है कि जब पावर को शेयर किया जाता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी स्तर पर, तो इस टाइप के व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल सिस्टम, ऑप्शन बी सिस्टम ऑफ शेयर्ड ड्यूटीज, ऑप्शन सी वर्टिकल सिस्टम, ऑप्शन डी सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो हम लोगों ने फेडरलिज्म चैप्टर में पढ़ा था कि इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग हॉरिजॉन्टल सिस्टम एंड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस दोनों कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सिस्टम को ही सिस्टम्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कहा जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था एक वर्टिकल सिस्टम और एक हॉरिजॉन्टल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड। मतलब वैसे लोग जिनके दादा परदादा को यहाँ से जाया गया था, कहाँ से? इंडिया से, प्लांटेशन वर्कर के रूप में, उनको क्या कहा जाता है श्रीलंका में? श्रीलंकन तमिल्स, ऑप्शन बी इंडियन तमिल्स, ऑप्शन सी तमिल इंडियंस, ऑप्शन डी इंडियन श्रीलंकन्स। और हमारा सही जवाब होगा इंडियन तमिल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द सिन्हलाज स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका आर, ज़्यादातर सिन्हाला भाषा बोलने वाली जो आबादी है, लोग हैं कहाँ के, श्रीलंका के, वो किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए हिंदूज, ऑप्शन बी क्रिश्चियंस, ऑप्शन सी मुस्लिम्स, ऑप्शन डी बुद्धिस्ट्स। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी बुद्धिस्ट्स, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा आबादी है वहाँ पे, इसी की आबादी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वेयर फॉर्म डिमांडिंग, 1980 के टाइम पे बहुत सारे पॉलिटिकल संगठन बनाए गए थे जो क्या डिमांड कर रहे थे, कहाँ बनाए गए थे, श्रीलंका में। वो क्या डिमांड कर रहे थे? ऑप्शन ए सर्टेन राइट्स, ऑप्शन बी तमिल इलम स्टेट, ऑप्शन सी सोवरिन स्टेट, ऑप्शन डी प्रायोरिटी इन जॉब्स फॉर तमिल्स। और हमारा सही जवाब होगा एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट का डिमांड कर रहे थे। कहाँ? श्रीलंका में। कौन? तमिल लोग कर रहे थे, क्योंकि उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द सिविल वार इंडेड इन श्रीलंका, श्रीलंका में जो सिविल वार था, गृह युद्ध था, जो घर में उनके अंदरूनी विवाद चल रहा था, वो कब खत्म हुआ? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2011। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2009। तो ये हमारा सही जवाब होगा। 2009 में जाकर के सिविल वार एंड किया था। हम लोगों ने पढ़ा था एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम LTTE, जो कि लिबरेशन ऑफ टाइगर फ्रंट्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन था, जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, मिलिटेंट ग्रुप था, जो लड़ाई लड़ रहा था। किससे लड़ रहा था? श्रीलंकन गवर्नमेंट से लड़ रहा था। इसका भी खात्मा हुआ। इसका हेड कौन था? प्रभाकरन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी लंदन। और हम लोगों ने पढ़ा था कि यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर कहाँ चुना गया और क्यों चुना गया। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बेल्जियम एक देश था जहाँ पर बहुत प्रकार से खासकर लिंग्विस्टिक आधार पे काफ़ी सोशल ये था, कन्फ्लिक्ट था, और उसको बड़ा खूबसूरती के से वहाँ की लीडर्स ने हैंडल किया और एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच। इसलिए ब्रुसेल्स को, जब यूरोपियन यूनियन को हेडक्वार्टर बनाना था, तो ब्रुसेल को उन लोगों ने चुना था। तो सही जवाब होगा ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज़ द प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। कह रहा है कि पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीजन कौन है। हम लोगों ने पढ़ा था पावर शेयरिंग के रीजन्स में एक प्रूडेंशियल रीजन और एक मॉडल रीजन। प्रूडेंशियल शब्द का ही मतलब होता है कि बुद्धिमत्ता का यूज करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके आप क्यों पावर शेयरिंग को चुनेंगे, आपकी बुद्धि क्यों कहती है कि पावर शेयरिंग चुनना चाहिए। तो इसका जवाब हमको देना है। ऑप्शन ए है पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग वेरी स्पिरिट है, डेमोक्रेसी की मूल है, आत्मा है, एक तरह से कह सकते हैं। पीपल हैव और राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। लोगों से पूछा जाना चाहिए कि उन पर किस प्रकार से शासन करना चाहिए, है ना, किस प्रकार का शासन व्यवस्था होना चाहिए। ऑप्शन सी सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम। सिटीजन जो है पार्टिसिपेशन, भागीदारी के जरिए हिस्सा में अपना योगदान देंगे, भूमिका निभाएंगे। और लास्ट ऑप्शन है टू रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स। बहुत सारे जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच टकराव को कम करने के लिए हमको पावर शेयरिंग यूज करना चाहिए, लागू करना चाहिए। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी। कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों को पावर शेयरिंग यूज करना चाहिए, ऐसा हमारा बुद्धि कहता है। और यह जो फर्स्ट ऑप्शन है पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यह मोरल रीजन में था, याद होना चाहिए, चैप्टर एक्सप्लेनेशन के दौरान हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन श्रीलंका द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड द सिन्हाला सुपरमेसी ऑफ बाई एडप्टिंग विच पॉलिसी। कह रहा है श्रीलंका में प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार सिन्हाला की माने सुपरमेसी को स्थापित करने के लिए कौन सी नीति को अपनाया था। ऑप्शन ए एक्सट्रीम पॉलिसी, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक पॉलिसी, ऑप्शन सी पॉलिटिकल पॉलिसी, ऑप्शन डी मेजोरिटेरियन पॉलिसी। और हमारा सही जवाब होना चाहिए मेजोरिटेरियन पॉलिसी। हम लोगों ने एक टॉपिक ही पढ़ा था मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियन का मतलब क्या होता है? बहुसंख्यकवाद। और यही कन्फ्लिक्ट का कारण भी बना श्रीलंका में तमिल और सिन्हलाज स्पीकिंग पीपल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट पावर्स डज कम्युनिटी गवर्नमेंट होल्ड। कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास किन किन प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। ऑप्शन ए कल्चरल, ऑप्शन बी एजुकेशनल, ऑप्शन सी लैंग्वेज, ऑप्शन डी ऑल। तो हम लोगों ने पढ़ा था कम्युनिटी गवर्नमेंट कहाँ पे थी? बेल्जियम में, और इसके पास ये तीनों प्रकार की शक्तियाँ निहित होती हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम में है या होती है, वो उसे कौन चुनता है। ऑप्शन ए पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली, ऑप्शन बी बाय द लीडर्स ऑफ बेल्जियम, ऑप्शन सी सिटीजन्स ऑफ द होल कंट्री, ऑप्शन डी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मतलब कह रहा है कि कौन चुनेगा, तो वैसे लोग जो किसी खास भाषा से जुड़े हैं और वैसे लोग
जो नेता हैं वहाँ के, या सारी सिटीजन मिलके चुनते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट को, या अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो हैं वो चुनते हैं। तो हमारा सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए कि पीपल, किसी खास लैंग्वेज से जुड़े हुए लोग ही कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। जब पावर का बंटवारा स्तर के आधार पर होता है, हायर और लोअर के स्तर के आधार पर होता है, इस प्रकार के पावर डिस्ट्रीब्यूशन को या इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन डी डायगोनल डिस्ट्रीब्यूशन। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोगों ने पहले देखा था और ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए वैलिड रीजन फॉर ए पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के लिए वैलिड रीजन कौन सा नहीं है, सही तर्क कौन नहीं है? तो पहला ऑप्शन है फॉर मेजोरिटेरियनिज्म, ऑप्शन बी है टू रिड्यूस टेंशंस, ऑप्शन सी है इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोक्रेसी, ऑप्शन डी है फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो सही रीजन नहीं होगा मेजोरिटेरियनिज्म, क्योंकि इसका पावर शेयरिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। पावर शेयरिंग इसलिए किया जाता है कि कन्फ्लिक्ट घटे, सबको समान अधिकार मिल सके, इसलिए किया जाता है। तो इस बाकी सारे ऑप्शन सही हैं कि टू रिड्यूस टेंशन, पावर शेयरिंग रिड्यूस करता है टेंशन को। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का एक मुख्य अंग है, पार्ट है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी प्रदान करता है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग नहीं करता है तो क्या? मेजोरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद को नहीं फैलाता है, इस पॉलिसी को नहीं मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स द लीडर्स ऑफ बेल्जियम अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। कितनी बार बेल्जियम के लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को संशोधित किया? कब किया? 1976 से 1993 के बीच। तो हमारा पहला ऑप्शन है 6 टाइम्स, हमारा दूसरा ऑप्शन है 3 टाइम्स, ऑप्शन सी है 2 टाइम्स, ऑप्शन डी है 4 टाइम्स, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4 टाइम्स। इसको हम लोग चैप्टर में पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द पंचायती राज बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल। पंचायती राज सिस्टम जो था, गवर्नमेंट था, वह कब संवैधानिक हो गया? तो हमारा ऑप्शन ए है 1992, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी है 1993, ऑप्शन डी है 1995, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1992। हम लोगों ने पढ़ा था ये 3rd टियर गवर्नमेंट है, पंचायती राज गवर्नमेंट, और यह स्थानीय स्तर पर होता है। और फेडरलिज्म चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, यह 2 भाग में हम पढ़ते हैं। यह पंचायती राज भी 3 टियर में होता है, एक गांव के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, शहर के स्तर पर, तो इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पंचायती राज के बारे में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर इन शेड्यूल्ड लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने पढ़ा था कि 8 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कुछ लैंग्वेजेज को जोड़ा गया है, जिसे हम लोग शेड्यूल लैंग्वेज कहते हैं। वह लैंग्वेजेज की संख्या कितनी है, वो कितनी भाषाएं हैं? तो ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 20, और हमारा सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी 22। इसमें हिंदी इंक्लूडेड है, अगर हिंदी को छोड़ के अगर पूछा जाए तो 21 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जो फेडरेशन के निर्माण के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा था कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण कौन सा है इसमें से? ऑप्शन ए स्पेन एंड इंडिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी स्पेन, और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्पेन एंड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेडरल कंट्री। इनमें से फेडरल कंट्री कौन नहीं है? तो हम इसके लिए फेडरलिज्म में यूज किए गए एग्जांपल्स के हेल्प से इन सारे ऑप्शंस में एलिमिनेट करेंगे कुछ ऑप्शंस को, और जो होगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ए कह रहा है मलेशिया, ऑप्शन बी कह रहा है यूएसए, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी इंडिया। तो इंडिया, बेल्जियम, यूएसए के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, मलेशिया के बारे में नहीं पढ़ा था, यही सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरलिज्म क्या है? तो इसका हमको डेफिनेशन ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ए फॉर्म ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट है, ऑप्शन बी ए गवर्नमेंट विथ 2 और मल्टी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन सी ए फॉर्म ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? हमारा सही जवाब होगा ए बी, ए गवर्नमेंट विथ 2 और मल्टी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब एक ऐसी सरकार जो भिन्न भिन्न स्तरों पर होती है, 2 या 2 से ज़्यादा स्तरों पर बटी होती है, अपने पावर को शेयर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, ट्रांसफ़र करती है। ऐसे ही को हम लोग क्या कहते हैं? फेडरलिज्म कहते हैं। ये जो डेफिनेशन से क्लियर होता है और चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में 3rd टियर गवर्नमेंट किसको बोला जाता है? ऑप्शन ए पंचायती राज गवर्नमेंट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी कम्युनिटी गवर्नमेंट, ऑप्शन डी स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, बेल्जियम में है यह, जो कि लैंग्वेज के आधार पर, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के आधार पर चुने जाते हैं, है ना। ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो बचा हमारा पंचायती राज गवर्नमेंट, इसी को हम लोग 3rd टियर गवर्नमेंट कहते हैं इंडिया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए कॉलिशन गवर्नमेंट? कॉलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? कॉलिशन मीन्स गठबंधन सरकार क्या होती है? ऑप्शन ए, पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स, जब पावर अलग अलग स्तरों पर बांटा जाता है। पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, जब भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। पावर शेयर्ड अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स, जब सोशल ग्रुप्स के बीच पावर का बंटवारा होता है। ऑप्शन डी, पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जब पावर शेयर किया जाता है सरकार के अलग अलग अंगों के बीच। तो हमारा सही जवाब क्या होना चाहिए? हमारा सही जवाब ऑप्शन बी होना चाहिए कि जब पावर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, शेयर किया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था कॉलिशन गवर्नमेंट के डिफिनीशन को कि जब दो या दो से ज़्यादा राजनीतिक दल आपस में मिलते हैं, क्या चीज़ करने के लिए? सरकार बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। और वे मिलते कब हैं? जब किसी एक दल को, किसी एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब वो हाथ बढ़ाते हैं, मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन सिग्निफिकेंस ऑफ बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। बेल्जियम मॉडल जो था पावर शेयरिंग का, उसका मुख्य बिंदु क्या था? तो ऑप्शन ए है, पावर शेयर्ड इन ऑल इथनिक ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जब कि पावर को बांटा गया सारे इथनिक ग्रुप्स के बीच आबादी के अनुसार। मेजोरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद। ऑप्शन सी, पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, की पावर अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच बांटा गया। ऑप्शन डी, नोटा, दैट इज नन ऑफ द अबव। और हमारा सही जवाब होना चाहिए कि पावर शेयर्ड इन ऑल इथनिक ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यही हमारा सही जवाब होगा, क्यों जो कि हम लोगों ने बेल्जियम के चैप्टर में एग्जाम्पल में पढ़ा था। तो ये था आज का MCQ सीरीज 1। इसके अलावा सीरीज 2 और सीरीज 3 भी लाया जाएगा, जिससे आपके चैप्टर के हर एक पोर्शन को कवर किया जा सके। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।